हेलो मित्रों। तो हमने अपनी पिछली क्लास तक फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था। और इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो नई हेडिंग डालेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और ये लगभग दिया गया था 1927 में। आप लिखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। पहले एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या था। कुछ ही नहीं है। हाइजेनबर्ग के अनुसार दो फिजिकल क्वांटिटी का दो फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। अर्थात एक साथ दो राशियों की हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते। दो राशियों का जैसे एक साथ एक ही दिशा में एक ही क्षण स्थिति और समय का यथार्थ मापन संभव नहीं है। ये था मेन पॉइंट हाइजेनबर्ग का, कि एक साथ एक ही दिशा में एक ही क्षण स्थिति और संवेग का यथार्थ मापन संभव नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप, क्वांटम भौतिकी की अवधारणा के अनुसार एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही क्षण स्थिति और संवेग का यथार्थ मापन संभव नहीं है। अर्थात इनमें त्रुटि विद्यमान होती है। मतलब क्या? अगर हम संवेग का और स्थिति का, पोजीशन का और मोमेंटम का एक साथ इनकी स्टडी करेंगे तो अपने को इनमें कुछ अनिश्चितता त्रुटि मिलेगी, एरर मिलेगा। मीन्स इनकी एग्जैक्ट वैल्यू अपने को फाइंड नहीं होगी। कुछ लगभग अप्रोक्सीमेट, मतलब आसपास वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं मिलेगी। ये अपना टाइम में और एनर्जी में भी होता है। इसी प्रकार कोणीय विस्थापन में भी अनिश्चितता होती है। तो ये हम नीचे लिखवा देंगे आपको लाइन के रूप में। पहले स्थिति और संवेग के रूप में लिखते हैं। माना कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है। अतः हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या था? हाइजेनबर्ग के अनुसार स्थिति और जो संवेग का जो मल्टीप्लिकेशन है, स्थिति और संवेग का जो गुणनफल है, उनमें त्रुटि विद्यमान होती है अगर एक साथ इनकी गणना करेंगे। और वो त्रुटि होती है ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। और एच बार क्या होता है? एच बार मैंने आपको पहले बताया, एच बार है
रिड्यूस प्लांक नियतांक, रिड्यूस समानित प्लांक नियतांक, इस जिसको हम कहते थे डिराक नियतांक, वो इसको कहते थे। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू होती है एच बार इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एच तो क्या था अपना प्लांक, ये रिड्यूस्ड प्लांक हो जाएगा या फिर डिराक भी बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये होती है इसकी वैल्यू। ये अपना एक्स अक्ष में हो गया, संवेग एक्स अक्ष में लिया है ना हमने, ये भी एक्स अक्ष में। इसी प्रकार हम वाई जेड, इसी प्रकार वाई दिशा में भी लिख सकते हैं हम, वाई डायरेक्शन में। ये अपनी स्थिति होगी वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई, और डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। इसी प्रकार जेड में भी लिख सकते हैं, तो कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा कर दे, क्या स्थिति तो ले ले अपने एक्स अक्ष की और संवेग ले ले वाई अक्ष का, तो इनका गुणनफल अपने को 0 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में नहीं है ना, क्योंकि क्या था अपना ये एक ही दिशा में एक ही क्षण, तो ये हो जाएगा 0। डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई इक्वल टू 0। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम ऊर्जा के लिए लिखते हैं, माना इलेक्ट्रॉन के संक्रमण काल में, संक्रमण काल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तेजित या मतलब पलायन करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता जाता है ना, तो वो जो लगने वाला टाइम होता है वो संक्रमण काल होता है, ट्रांजिस्ट टाइम। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है तो निम्न अवस्था में आने के लिए जितना समय लेता है वो संक्रमण काल हो गया इसका। ये लगभग होता है 10⁻⁸ माना इलेक्ट्रॉन के संक्रमण काल में अनिश्चितता डेल्टा टी है और ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई है, तो अनिश्चितता के गुणनफल से या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता के गुणनफल से क्या डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई ग्रेटर देन इजिकल्स टू एच बार अपॉन टी, ये हो जाएगा अपना संक्रमण काल और ऊर्जा के गुणनफल में त्रुटि, कितनी त्रुटि होगी। इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, माना जेड दिशा में कोणीय विस्थापन, माना जेड दिशा में कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल्टा थीटा जेड है। थीटा होता है अपना कोणीय विस्थापन और जेड दिशा में ले रहे हैं, जेड डायरेक्शन में, इसलिए डेल्टा थीटा जेड बोल दिया। और कोणीय संवेग और कोणीय संवेग में अनिश्चितता, कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल्टा एल जेड है। अतः अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से, तो अनिश्चितता सिद्धांत क्या था, दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन इजिकल्स टू एच बार अपॉन 2। ये हो गया अपना अनिश्चितता गुणनफल, अनिश्चितता हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग लॉ। तो इसमें नेक्स्ट लिखेंगे आप अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग,
अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनिश्चितता सिद्धांत के अपने पास क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज आता है ये अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 4 एप्लीकेशन है इसके। 4 एप्लीकेशन है इसके। एक तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, और सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा, और हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, और वर्णक्रम रेखा जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है, विस्तार, वो पढ़ेंगे इसमें। और जो ये सरल आवर्ती दोलक की जो मूल अवस्था में ऊर्जा, इसको हम, या हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से भी पढ़ेंगे। यूनिट लगभग यूनिट 3 यूनिट 4 में पढ़ेंगे इसको। मतलब वहाँ पे दूसरी तरीके से डेरिवेशन पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। तो इसमें फर्स्ट डालेंगे आप, फर्स्ट एप्लीकेशन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व। हम सब जानते हैं नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो क्या कारण है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो ये हम इस डेरिवेशन से प्रूव करेंगे। इसे हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होती है वो, और जो नाभिक में उपस्थित रहने के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, फिर उनकी तुलना करेंगे। अगर लगभग बराबर आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह सकता है, लेकिन अगर नहीं आएगी तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रह गए, नहीं रह सकता। तो इसमें लिखेंगे हम, नाभिकीय भौतिकी के नाभिकीय भौतिकी के अवधारणा के अनुसार हम जानते हैं हम जानते हैं कि नाभिक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी रदरफोर्ड के द्वारा दी गई। तो रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था? रदरफोर्ड ने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। वो एल्फा कण की बौछार करवाई थी स्वर्ण पन्नी पे, वो वाला। तो इसके अनुसार क्या था, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार अपने को जो नाभिक का आकार मिला था वो कितना मिला था? फर्मी कोटि का मिला था। फर्मी कोटि, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का मिला था अपने को। इसके अनुसार मतलब एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार, इसके अनुसार नाभिक का आकार फर्मी कोटि का होता है। फर्मी कोटि का होता है। तो कितना हो जाएगा? नाभिक की जो स्थिति, यहाँ पे लिख देंगे नाभिक की स्थिति में अनिश्चितता। नाभिक की स्थिति में अनिश्चितता तो कितना हो जाएगा? फर्मी कोटि का होता है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर। और इसको ले लेंगे हम 5 से वे मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई दिक्कत, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं स्पेशली। 5 लिया, 5 क्यों ले रहे हैं में भी आपको पता चल जाएगा। ले रहे हैं हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स
डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बार अपॉन 2, ये होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स। अब अपने को सब वे का मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो संवेग के न्यूनतम मान के लिए, संवेग के न्यूनतम मान के लिए फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू एच बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी मिनिमम अपना ये आ जाएगा, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। एच बार की वैल्यू 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। तो इसमें लिख देंगे, पी मिनिमम लिख दो इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा साथ लेकर चलेंगे। 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, तो ऐसा का ऐसे ही डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। अब यहाँ पे पता चलेगा आपको हमने 5 क्यों रखा था। पी मिनिमम इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, ये अपना आ गया। 10 हो गया, इसलिए एक पावर कैंसिल कर देंगे, तो 14 पावर रह जाएगी, 14 ऊपर जाएगी तो प्लस, तो 20 माइनस 20 रह जाएगी यहाँ पे पावर। तो पी मिनिमम इज इक्वल टू, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 20 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये अपना पी मिनिमम आ गया, संवेग का न्यूनतम मान आ गया। अब नाउ we know that from STR, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विशिष्ट अपेक्षाकृत सिद्धांत था, सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में था, उसकी इक्वेशन थी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। और एम नोट क्या था यहाँ पर, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे एम ई भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो 10 की घात माइनस 31 है तो बहुत कम है। पी स्क्वायर सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ई स्क्वायर को लगभग हम पी स्क्वायर के बराबर, ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वही ई मिनिमम कर देंगे, ई मिनिमम इज इक्वल टू पी मिनिमम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से पी मिनिमम की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे यहाँ से, तो इसमें लिखेंगे आप पी मिनिमम, इधर क्या चल रहा था अपना ई मिनिमम, ई मिनिमम इज इक्वल टू ऊपर से पी मिनिमम की वैल्यू रखेंगे 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 इंटू सी स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका स्क्वायर, यह है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब अपना वहाँ पे सी स्क्वायर नहीं स्क्वायर था, तो दोनों तरफ स्क्वायर था, तो अपना ये दोनों तरफ स्क्वायर था, तो यहाँ पे सी रह जाएगा ना, ये सी, तो यहाँ पे भी सी आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.162 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वोल्ट। जब इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, जब इसको करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का भाग देना पड़ेगा, मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का भाग देना पड़ेगा। जब इसका भाग देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग
आ जाएगा 19.6 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं हम लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की घात 6 कितना होता है मेगा। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन को उपस्थित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन एक रिजल्ट वो आपको याद करना पड़ेगा, इतनी तो होनी चाहिए। जबकि बीटा 6 प्रयोग के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब इसकी एनर्जी टोटल इसके पास 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कैसे करेगा, वहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रह सकता। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।